So, hello everyone and welcome to the live. तो फाइनली अब कुछ बड़े एग्जाम और वन शॉट जैसे सेशन को लेने का मौका मिला। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए, ताकि आपका एग्जाम में मैक्सिमम बेनिफिट आप यहाँ से उठा सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेनी पीपल। गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग लीला, पूजा। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए, तो फटाफट से सेशन को शेयर जरूर करें। थोड़ा यूजफुल सेशन होगा। आज हमने टॉपिक क्या चूज किया है? तो वी हैव चोजन द टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें बेसिक वाले टॉपिक तो आपके शायद कवर हो गए थे, धीरज सर ने ऑलरेडी कवर कर दिए थे। आज हम थोड़े से स्कोरिंग वाले टॉपिक्स की बात करेंगे एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम आज डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक को। बहुत अहम है और अभी सेट एग्जाम को देखते हुए, ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, सेट एग्जाम लगभग आ ही गया है। इस एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने ठीक ठाक साल भर प्रिपरेशन करी है तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक और कोशिश करेंगे कि वन शॉट में हम इसको पूरा कवर कर लें। अगर ना कर पाए तो भाई नाराज मत होइएगा। कोशिश कर सकते हैं हम कि हम एक बारी में पूरा टॉपिक कवर कर लें। ठीक है, हाँ। तो फटाफट से सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करिएगा भाई। एटलीस्ट जितने हमारे कंकरेंट व्यूअर्स हैं उतने हमारी लाइक तो होने ही चाहिए, तभी बात में मजा आएगा और मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा। और मेरी एनर्जी आपके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो इधर से मेरी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। बहुत दिनों बाद कुछ लोग दिख रहे हैं। गुड इवनिंग फ्रेड पीस, गुड इवनिंग रेखा। चलिए, सेशन को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कम समय में अब क्या अप्रोच होनी चाहिए सेट को एग्जाम को लेके, और बीच सफर में, सेशन के बीच सफर में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता रहूंगा कि अब कैसे एग्जाम वगैरह के बारे में सोचना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो थोड़ा बहुत फोकस आपको ज्यादा करना है। तो हम स्टार्ट ही करेंगे एक तरह से, समझ लीजिए, मैपिंग करके कि किस तरह से हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जहां हमें फोकस करना चाहिए। और अब जो समय हमारे हाथ में है, इसमें जब मैं अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हूं तो मुझे सप्लीमेंट कहां से करना चाहिए और क्या वो चीजें हैं जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जो हमें दूसरे स्टूडेंट से थोड़ा प्लस में लेके जाएंगे। बिलीव मी, अगर आपने 6 महीना ठीक से प्रिपरेशन करी है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो सेट का एग्जाम जरूर देते हैं। तो अगर आपने, बिलीव मी, 6 महीना ठीक ठाक भी प्रिपरेशन करी है, नोट्स बनाए हैं, तो भी आपके हेल्दी चांसेस हैं, आप बहुत आराम से सेट निकाल लोगे। ठीक है, एमपी सेट के लिए भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, एमपी सेट, देखिए ज्यादातर जो भी सेट एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, उनका लगभग कॉमन सा ही एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड सर, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीज देख रहे हैं, एक बारी सर का वो मैनेज हो जाए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तब तक ये से ट्रिक भी बताना, आप रिएक्शन मैकेनिज्म टफ लगती है? बिल्कुल टफ नहीं लगेगी रेखा, बिल्कुल आसान है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कुछ तो है जो सर कर रहे हैं, बस एक बार ये हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करूं सर मैं? चलिए, चलो ठीक है। इज दिस क्लास फॉर एमपी सेट? हाँ, ये तो हो गया। ठीक है, आइए फटाफट से चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इस टॉपिक में आखिर हमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्या कहाँ कहाँ हमें थोड़ा फोकस करना है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म का ये रहा आपके पास पूरा चिट्ठा, यानी जो रिएक्शन मैकेनिज्म में टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं, जो आप साल भर पढ़ के आए हो वो ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसमें आपको कहा, इसको एक जगह क्या करिए, कॉपी पेन लीजिए, इसको एक जगह बना लीजिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आप इसमें सप्लीमेंट करेंगे। कहाँ कहाँ जाके थोड़ी बहुत क्वेश्चंस का एडिशन। स्क्रीन ब्लर दिख रही है सर? स्क्रीन ब्लर तो नहीं दिखनी चाहिए। अच्छा, जस्ट गिव अस अ सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको अभी सॉर्ट आउट करते हैं, तो मैं अभी जस्ट रिज्यूम करूंगा। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है,
थोड़ा सा क्या करें, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, स्क्रीन ठीक है, सेटिंग में जाकर आप, हाँ ये सब आप अपने साइड से कर लो, जिनको स्क्रीन ब्लर आ रही है दे कैन चेक फ्रॉम देयर साइड। जो प्रॉब्लम थी मेरे ख्याल से वो ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था, यस, रिएक्शन एक पेज निकाल लो, उसमें इन चीज़ों को लिख लो। अगर कुछ चीज़ें मैं जो सप्लीमेंट करने को बोलूंगा उनको वहां वहां से जाके आप सप्लीमेंट अपनी तैयारी के दौरान, जो अब 10 दिन बचे हैं लगभग, इनमें आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सर, गुड इवनिंग, वेरी नाइस। एक बारी कंफर्मेशन दे दो भाई, आपके साइड से सब सही है, क्योंकि मेरे साइड से तो सब ओके है, आपको वॉइस वीडियो सब कुछ ठीक आ रही है, तब हम स्टार्ट करें। इज एवरीथिंग फाइन नाउ? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस। चलिए, सेशन को फिर से कह रहा हूं, लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, एटलीस्ट जितने कंकरेंट व्यूअर्स हैं उतने लाइक तो पहुंचा ही देना भाई। आइए टॉपिक की बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक को। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसे वन शॉट में खत्म करें। देखो, जब भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ते हैं तो हम इसे बाइफरकेट करते हैं कुछ हिस्सों में, तो अपने दिमाग में भी अपने नोट्स को इसी ऑर्डर में आपको सेव करते जाना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो, क्वेश्चन देखो, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये क्वेश्चन मेरे नोट्स के इस पार्ट का आया हुआ है। ठीक है, पहली चीज ये। अब अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक की बात करूं तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी मैकेनिज्म्स आती हैं? वही आपकी SN1, SN2, SNI और SNNGP, जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, इधर है उसके बाद दो आपकी एरोमेटिक रिंग के ऊपर आती हैं, एक एडिशन एलिमिनेशन और एक एलिमिनेशन एडिशन, जिसमें आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट भी कवर हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एडिशन है, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट वाला आ सकता है। ये वो पोर्शन है जहां से अगर आपने ठीक ठाक कवर नहीं किया है तब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इधर आपने बेसिक्स भी पढ़े हैं तो भी आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, इतनी गारंटी है। अच्छा, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, सर बहुत सारा है रिवाइज करने को और याद कुछ नहीं रह रहा है, ऐसा लग रहा है। बच्चे बहुत सारे मेरे पास मैसेज करते हैं, सर ऐसा लग रहा है कि हम भूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें याद नहीं है। बिलीव मी, अगर आपने ठीक ठाक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें सेव्ड हैं। वो एक ह्यूमन नेचर है कि हमें लगता रहता है कि सर भूल गए हैं, भूल गए हैं, भूल गए हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, 1 2 3 4 हिस्से में हमने डिवाइड कर रखा है और इन्हीं को हम रिवाइज कर रहे हैं। अब बारी आती है इसको सप्लीमेंट कैसे करना है। देखो, मेरा जो ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनिक और सेट एग्जाम को लेके था कि सेट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस क्लेडन बुक के एज इट इज उठा लिए जाते हैं। यस, उसके प्रीवियस ईयर आपने भी एनालाइज किए होंगे, मैंने तो खुद बैठ के एनालाइज किया था, तो काफी सेम एज इट इज क्वेश्चन वहां से उठा लिए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 10 दिनों में चूंकि हमारा बेसिक्स और टॉपिक अब तैयार हो चुका है, तो जाके बस क्लेडन के एग्जाम्पल देखने हैं। याद रखना, क्लेडन विल बी द रेफरेंस, क्योंकि उसी बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोई बुक मत खोलना। कौन सी खोलना है आपको? इस टॉपिक के लिए सिर्फ क्लेडन खोलना है, और क्लेडन में भी स्पेसिफिक जाके चैप्टर्स। फिर से मैं कह रहा हूं, आपको पढ़ना नहीं है। डू नॉट रीड, डू नॉट रीड होल चैप्टर, इस बात का ध्यान रखना। आपको पूरा चैप्टर जाके पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके क्वेश्चंस करने हैं। अब करना कैसे है ये बता देता हूं। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले टॉपिक की बात करूं, SN1, SN2, SNI ज्यादा दे नहीं रखा और SNNGP, तो ये वाला टॉपिक एक बारी देखते जाना। इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स, चैप्टर नंबर 15 नामक एक चैप्टर मिलता है आपको क्लेडन में। मैं न्यू बुक के क्लेडन के हिसाब से चल रहा हूं। चैप्टर 15 ये देखते जाना, इसमें हो सकता है आपको क्या मिल जाए, यहां से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पिकअप कर लिए जाएं। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन करिए, आधे घंटे में तुम इस चैप्टर के क्वेश्चंस निपटा दोगे। ठीक है, और आगे आते हैं। फिर बात करेंगे SNAE, SNEA और बेंजाइन मैकेनिज्म की। ये हमें किस चैप्टर में मिलेगा सर? तो ये वाला पार्ट, इज एवरीथिंग फाइन? यस, ठीक है। नहीं, नेट के लिए थोड़ा ऐड हो जाता है, इसमें थोड़ा सा एडिशन हो जाता है, वो हैमेट वगैरह आ जाता है। बेंजाइन वाली जो मैकेनिज्म है, इसके लिए आप चैप्टर 22 देख सकते हो।
चैप्टर 22 के एग्जाम्पल्स देख लेना। मैंने फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूं, डू नॉट रीड द होल चैप्टर, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन करने। और आज की सेशन में आपको मैं इसी क्लेडन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने भी वाला हूं, तो उसकी टेंशन तो मत लेना। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसके लिए चैप्टर नंबर 21 है, ये जाके देख लेना। सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स देखते जाना। एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सीधा उठा के पूछ लेता है। आप सोचो अगर सीधा देखा हुआ एग्जाम्पल एग्जाम में देख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा, जहां दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे आप थोड़ा सा प्लस ले लोगे। ठीक है, चलिए फिर आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पे। इसके लिए चैप्टर नंबर 17 है, इसके क्वेश्चंस देख के जा सकते हो। चैप्टर नंबर 17, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देख के चले जाना। इलेक्ट्रोफिलिक, और ये वाला पूरा पार्ट जो है इसके लिए चैप्टर 36 नंबर का चैप्टर तो समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई चैप्टर करो ना करो, एक बारी 36 के एग्जाम्पल्स करते जाना। मैं फिर से कह रहा हूं, उनके लिए है जिन्होंने ठीक ठाक 3-4 महीने प्रिपरेशन कर ली है और अब वो टारगेट कर रहे हैं कि इन 10 दिनों में अपना रिवीजन बहुत अच्छा करें। ये स्पेसिफिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी और बस ऐसे ट्राई देने जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर 36 कुछ करो ना करो, चैप्टर 36 जरूर करना, इसके एग्जाम्पल्स जरूर सॉल्व करके जाना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये वाला जो पार्ट है ये आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट्स में कवर कर लेते हो, तो यहां पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ये वाला पोर्शन आपका ऑलरेडी कवर्ड होता है, तो इसको आप यहां से छोड़ देंगे, करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए आप चैप्टर देख के कौन से चले जाना, कौन सा चैप्टर था क्लेडन का, यस चैप्टर नंबर 24 देख लेना इसके लिए, चैप्टर 24। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अब इन 10 दिनों में आपको सप्लीमेंट कैसे करना है, तो इनके क्वेश्चंस देख के चले जाने। अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां हैं, जहां रिवीजन के टाइम पे आप सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, राइट? इस समय आप इन्हीं चीजों को ढूंढते हो, इस वजह से मैं थोड़ा इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं। एक बार ये आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि अब 10 दिनों में कैसे ऑर्गेनिक के टॉपिक्स को रिवाइज करना है या कैसे लेके चलना है, तो फिर हम अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू और कॉन्सेप्ट्स के थ्रू रिवीजन करते रहेंगे। देखो, कुछ नेम रिएक्शंस आती हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक में, जहां से सेट में पिछले भी क्वेश्चन उठा के देख लो आए हुए हैं और आगे भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जैसे SN2 जब रिएक्शन पढ़ते हो तो 2 नेम रिएक्शंस आती हैं, कहां लिखा जाए, यहां लिख देता हूं, पर इतना देख लिया तो इसको भी लपेट देना, एप्पल रिएक्शन। ये दोनों नेम रिएक्शंस, इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं पूछे जाने के, ये देख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ नेम रिएक्शंस पूछी जाती हैं, जैसे कि जूलिया देखते जाना, यहां पर पीटरसन देखते जाना, और एक और नेम रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं शैपिरो रिएक्शन। वैसे तो कभी कभार हम इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं, कभी कभार यहीं पढ़ लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन भी देखते जाना। इस एलिमिनेशन के पोर्शन से ये 3 नेम रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। इनके क्वेश्चंस कहीं से भी मिले लगा डालो। क्लेडन के क्वेश्चंस तो हम देखेंगे, इस वाले चैप्टर में जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ये वाला पोर्शन आपके लिए फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेट एडिशन और डाइन एडिशन की बात करूं तो यहां से सेट में उतना पोर्शन तो नहीं पूछा गया है, तो इसको थोड़ा लाइट रख सकते हो, चलेगा। फिर आ जाते हैं इधर, यहां पे बन जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन के सवाल। फ्रेगमेंटेशन आपको चैप्टर नंबर 36 में मिलेगा। इसके लिए हमने कई सारे डिस्कशंस ऑलरेडी किए हैं, अगर ठीक ठाक पढ़ा है तो कर लोगे। बैकमैन फ्रेगमेंटेशन और रीअरेंजमेंट, रिटर रिएक्शन और एजन-मोजर फ्रेगमेंटेशन। जितनी भी नेम रिएक्शंस मैंने यहां स्क्रीन पर लिखी हैं, इनमें से किसी न किसी से आपके एग्जाम में सवाल पक्का आने वाला है। तो इन वाले टॉपिक्स को, नेम रिएक्शंस पे फोकस और बचे हुए दिनों में इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सप्लीमेंट करना है। ये 2 काम अब आपको अपने नोट्स के साथ करना है, मतलब इन 10 दिनों में ये करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी लगा रहे हो तो उसको कंटिन्यू करिएगा, उसको साथ साथ लगाते रहिए। देखिए, तो ये तो हमने शेयर कर लिया कैसे हमें यहां से चीजों को कंटिन्यू करना है। आइए फटाफट से, अब रिवाइज करके तो बैठे ही हो आप, तो फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे हम और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो, नेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन थोड़ा टोन्ड डाउन ही होता है, लेवल थोड़ा सा नीचे ही होता है। सेट की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो आप आसानी से क्वेश्चन
कर सकते हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस आप बनाए रखें, तब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज मत होने देना। ऐसे समय पे कई बार ऐसा लगता है कि हम आ, अच्छा नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग अच्छा कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, आप भी अच्छा कर रहे हो। बस कॉन्फिडेंस को अपने बिल्डअप करते रहिए। कैसे आएगा? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। एक इजी सा सवाल आपके सामने है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, जहां अभी ठीक हुआ? किसकी नजर लग गई भाई हमारी क्लास को? थोड़ी देर ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। इतनों दिनों बाद तो हमने सेशन लिया और उसमें भी प्रॉब्लम है। चलो, बस इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार दिक्कत ना हो। आपकी क्लास में होता है, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चल, अब उम्मीद करता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो भाई, क्या करें। एटमॉस्फेयर की वजह से मुझे तो लग रहा है, फूटी किस्मत की वजह से श्वेता, एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं। राहुल आ गया ऐसे। नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। हाँ देखना, तो इस इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, एक अनायनिक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो ये SN2 रिएक्शन करेगा। अब SN2 रिएक्शन करेगा तो इसमें हमें सिंपली रेट कंपेयर करना है। ध्यान से देखिएगा, इस सेंटर पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन के बारे में भी बता देता। हेलो SK दांडेकर, शायद आपके आने से सब ठीक हो जाए। हम तो बफरिंग के प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, देखते हैं। क्लियर नाउ सर? ठीक है जागृति, चलते हैं। तो देखो भाई, थोड़ा सा स्टीरियो को भी इसमें ही लपेट लिया। इसमें अगर ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन पूछे तो इसका ब्यूटेन गॉस कितने लगेंगे? इसमें 2 लगेंगे सर। ठीक है। अब Br बहुत तकलीफ में है, तो यहां से जाएगा भी क्या? जल्दी, यानी जहां से लिविंग ग्रुप जल्दी जाएगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी। इस बात का ध्यान रखना। और जब भी SN2 की बात आएगी तो एक बात और समझिएगा। लेट सपोज मैं कोई एक टेट्राहेड्रल सिस्टम लेता हूं, या फिर कोई ऐसा सेंटर लेता हूं जहां मेरे पास एक लिविंग ग्रुप है और मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ले रखा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Br बाहर करता है, तो SN2 के केस में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि बताओ, इस ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? आप क्या बोलते हो? बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन हम कई बार इसको मिस कर देते हैं। हम SN2 रिएक्शन में ये बोलते हैं सर कि यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा होगा, तब तक चलेगा ये ऐसा। यस लीला, क्या करें? बफरिंग होते होते सही हो जाती है और फिर पढ़ाने लगूंगा तो फिर चालू हो जाएगी। कि तो बंद ही हो जाए या चले ही, बीच में अटका रखा है। सही में नजर ही लग गई है किसी की। देखो, तो इस ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो, अगर यहाँ पे पहले मैं आपसे स्टेरिक नंबर पूछूं, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? कितने बॉन्ड्स बन रखे हैं? 1, 2 और 3। तो इसका स्टेरिक नंबर याद रखना 3 होता है। कहीं गलती से 5 मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन में 5 बना के देगा वो। आप हो सकता है इन बॉन्ड्स को भी काउंट कर लो, किसको? इसको और इसको। इसको काउंट नहीं करना है। यहां पर आपके सामने p ऑर्बिटल जैसा सिस्टम बन रहा होगा। क्यों? यहां से Br बाहर जा रहा है और यहां से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। प्योर बॉन्ड्स अभी बने नहीं हैं, एक टूट रहा है और एक बन रहा है। ठीक है, और दोनों साथ में हो रहा है। तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो याद रखना sp2 होती है। नींबू मिर्च लेके ले आओ शिवानी, फिर अब नींबू मिर्च ले आके ही बैठना पड़ेगा। कल से ऐसा करूंगा, क्लास स्टार्ट करने से पहले वो आता नहीं नींबू मिर्च वाला, पूरा ऐसे धागे में बना के यहाँ स्मार्ट बोर्ड के ऊपर टांग दूंगा।
कि पहले तो नजर न लगे किसी की। हाउ आर यू? फिलहाल तो सर्कल क्लासेस ठीक नहीं हूँ, क्लास ही नहीं ले पा रहा हूँ, क्या बताऊँ कैसा हूँ। पता नहीं एस के दांडेकर किसकी नजर लगती है, पर लग तो रही है किसी की। पढ़ा ही नहीं पा रहे हम। चलो, ऑल इज वेल। काफी पॉजिटिव हो आप नासरीन। चलिए। हम्म। तो एसएन टू रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा था। हाइब्रिडाइजेशन एसिटल्स बनते हैं, इसका ध्यान रखना। और अगर वो इस क्वेश्चन में SN1 का भी रेट पूछ लेना, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइंस बनते हैं, तो वहां भी प्रदीप जो बीत गई सो बीत गई। आएंगे उस पे भी। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब कुछ लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, अब फिर मैं उसी क्वेश्चन पे जाऊं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रखा है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आते ही आपको टिक मारना है सीधा। प्लान तो सर था कि लेंगे लंबा अच्छा सेशन, पर पढ़ा पाए तब। चलो भाई, जब तक चल रहा है तब तक देखता हूँ। हम्म। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने के लिए ये कुछ हमें फैक्टर्स देखने होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर साइज का होता है। साइज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा डाउन द ग्रुप चेक करते हैं तो क्राइटेरिया साइज का होता है। अलोंग द पीरियड कभी भी ऑर्गेनिक में क्राइटेरिया साइज का नहीं होता है। इस वजह से हम ऐसा मान के चलते हैं कि अलोंग द पीरियड ऑर्गेनिक में साइज सेम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना।